प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने में मिलेगी मदद। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी। प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होंगे घंटी आधारित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक। डीए में 4% की बढ़ोतरी। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रेन को पटना के लिए किया रवाना। और राज्य में एक बार फिर कल से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने में इससे मदद मिलेगी। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क समारोह में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे और वंचित वर्गों से जुड़े 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराएंगे। उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों के कार्यक्रम में सम्मिलित।
झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के उम्मीदवार के रूप में प्रदीप कुमार वर्मा और डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा भरा गया नामांकन पत्र सही पाया गया। एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार वर्मा ने 3 सीटों में और इंडी प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने 2 सीटों में नामांकन दाखिल किया था। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 14 मार्च नाम वापसी की अंतिम तिथि है। अगर उस वक्त तक वे नामांकन पत्र वापस नहीं ले लेते तो 14 मार्च को ही प्रदीप कुमार वर्मा और डॉक्टर सरफराज अहमद निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समय से पूर्व वाहन प्रबंधन प्रणाली की सारी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के उपयोग से वाहनों के अधिग्रहण से लेकर प्रचालन और ईंधन की उपलब्धता से लेकर पेट्रोल पंप मालिकों के लिए ऑनलाइन भुगतान संभव हो सकेगा। गिरिडीह महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल ने युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से अवगत कराया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी रवि मिश्रा ने सभी युवाओं को मतदान की शपथ दिलाई। इस दौरान उच्च शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता विषय पर मॉक पार्लियामेंट का भी आयोजन किया गया। विषय जो कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें युवाओं की भूमिका को बताने के लिए, जैसे कि विकसित भारत है, इन विषयों से युवाओं को अवगत करने हेतु और इसके अतिरिक्त उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके कौशल, संचार दक्षता, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी में विकास करने हेतु एक मॉक पार्लियामेंट का भी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 16 मार्च को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले कल हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडिल ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के 21,189 प्राथमिक स्कूलों में घंटी आधारित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा के बोलने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय चयन समिति है और चयन हेतु जो अर्हता है, इनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट में 45% अंक होने हैं। और इन्हें प्रत्येक घंटी 200 की दर से अधिकतम 600 रुपए प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा। प्रशिक्षित शिक्षक और अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटी 120 की दर से अधिकतम 360 प्रति कार्य दिवस की दर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है। बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर विपक्ष के हमलावर रवैये पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विपक्ष का काम है केंद्र सरकार की घोषणाओं का विरोध करना।
पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जगह से जो अल्पसंख्यक यानी जैन है, पारसी है, हिंदू है, जो आए हैं वहाँ से, उनको नागरिकता देने की बात है। इसमें तो कोई विरोध करने, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको ये हर एक चीज पे विरोध, यानी जो भी भारत सरकार के द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं उन सबका विरोध करना है। जब इनको अवसर मिला, इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना भाई भतीजावाद परिवार में लगे रहे, और जब भारत सरकार काम कर रही है तो श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल प्रवासन सहायता केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन केंद्रों में कामगारों को 1 महीने तक भोजन और आवास की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इन प्रवासन सहायता केंद्रों में राज्य के प्रवासी कामगारों को हर प्रकार की सहायता भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार की नाकामियां और मोदी सरकार की उपलब्धियां चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे। चाईबासा में सिंहभूम लोकसभा सीट पर भाजपा की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री वाजपेयी ने कहा कि चंपाई सोरेन की सरकार हेमंत सोरेन सरकार के पार्ट 2 के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी, दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। रखेंगे और अंततोगत्वा जनता से आशीर्वाद मांगेंगे हम कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार ये करके सरकार बने, इसके लिए हम प्रयास करें। इसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरायकेला खरसावां पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की सभी लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को पार्टी के बूथ कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएंगे। श्री वाजपेयी ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। नहीं तो कुछ नहीं, बूथ पर कार्यकर्ता की शक्ति हमारी है, उसी को हम जागृत कर रहे हैं, उसी को हम जो कमी है उसको दूर कर रहे हैं, और बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा। भ्रष्टाचारी लोगों ने बचने के लिए उस गठबंधन को बनाया है। भविष्य में ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई न कर सके, उससे बचने का प्रयास मात्र है। और वो तो गर्भ में ही बच्चा जो है खत्म हो गया। इंडी गठबंधन तो आज कई टुकड़ों में बढ़ चुका, गठबंधन है कहाँ, केवल कांग्रेस रह गई है बस। झारखंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की कल वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जानकारी दी कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आगामी सम्मेलन 4 नवंबर से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इस दौरान विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 126 है। बाबानगरी देवघर के जसीडीह स्टेशन पर पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। देर रात सांसद निशिकांत दुबे ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री दुबे ने कहा कि पटना से आसनसोल और शालीमार तक अब बाबानगरी देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। तो ये दुरंतो जो है केवल 3 सवा 3, अभी आपने देखा कि 12 बजे ये पहुंच गई, 8:45 में वहाँ से खुलती है। तो एक एडिशनल लोगों को सुविधा हो गई दुरंतो की। यहाँ से आसनसोल जाएंगे और आसनसोल से शालीमार हल्दिया जिनको जाना है। आशा लकड़ा ने कल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने एक्स हैंडल में इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि वे इस प्रमुख जिम्मेदारी के साथ देश के संविधान में वर्णित शक्तियों का पालन करेंगी और असहाय एवं शोषितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगी। सशक्त ग्रामीण महिलाओं की कहानियों को संकलित कर जीएसपीएल और राज्य पोषण मिशन द्वारा प्रेरणा पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका का कल महिला बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार और राज्य पोषण मिशन की निदेशक राजेश्वरी बी ने विमोचन किया। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि महिलाओं की सहभागिता के बगैर राष्ट्र निर्माण असंभव है, जबकि राजेश्वरी बी ने कहा कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है और सशक्त महिला से ही सशक्त झारखंड संभव है।
जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामताड़ा साइबर थाना निरीक्षक अब्दुल रहमान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 मोबाइल सेट, 8 सिम, 1 एटीएम और 1 पासबुक बरामद किया गया है। जो है वो लोगों को केवाईसी अपडेट करने के नाम पे गलत तरीके से लिंक भेजते थे, प्लस ओटीपी प्राप्त करते थे। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो झारखंड के अलावा यूपी और बिहार मुख्यतः रहा है और इसमें 2 साइबर अपराधी पकड़ाए गए। एक राजू मंडल है और एक पंकज है, दोनों कर्मा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसमें से एक साइबर अपराधी जो राजू मंडल है, उनका पहले भी आपराधिक इतिहास रह चुका है, जो कि 420, 467, 468 और आईटी के जो है सुसंगत धारा में का केस पहले से हो चुका है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा कि केस में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। सीबीआई की तरफ से मौखिक तौर पर बताया गया है कि अमेरिका से व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट आ गई है। गर्मियां आते ही रांची के लोगों को जल संकट की समस्या सताने लगी है। विभिन्न वार्डों में लोग पानी को लेकर परेशानी का सामना करते नजर आ रहे हैं। जल संकट के कारण लोगों के दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने टैंकरों की व्यवस्था की है। पलामू में 30 ऐसी सड़कें हैं जो बेहद संवेदनशील मानी गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इन सड़कों को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। ये सड़कें झारखंड बिहार सीमा के साथ ही पलामू के अंदरूनी इलाकों में भी मौजूद हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर एक बार फिर स्थायी की जगह अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 विषयों के लिए 321 पदों पर चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी आज सुबह 11 बजे से 23 मार्च की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। खूंटी जिला के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में क्राइम रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे। रांची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई कई बाइक भी बरामद की गई हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। पहली घटना बेंगाबाद नवडिया मुख्य मार्ग पर घटी, जहां अनियंत्रित बाइक चालक ने दीवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग के पास हुई, जहां एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भारत के 131 प्रदूषित शहरों में रांची, धनबाद के अलावा जमशेदपुर का भी नाम शामिल है। ऐसे में जमशेदपुर की हवा को स्वच्छ बनाने की कवायद जारी है। यहां की महिलाएं और बच्चे बीते 6 महीने से AQI मीटर को लेकर हर दिन प्रदूषण का डेटा जमा कर रहे हैं। इन युवाओं को वायुवीर का नाम दिया गया है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के सगदाहा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर बनने के आह्वान का देश की महिलाओं पर खासा असर देखा जा रहा है। दुमका जिले की महिलाएं भी इस असर से अछूती नहीं हैं। यहां की महिलाएं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं न केवल उत्पादित कर रही हैं, बल्कि उन्हें बेचकर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा रही हैं। दुमका समाहरणालय भवन में संचालित पलाश मार्ट, ये मार्ट यहाँ के ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता, स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गृहिणी से उद्यमी बनी गुंजन देवी बताती हैं कि इस मार्ट में ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित और प्रसंस्कृत वस्तुओं की बिक्री होती है। प्लास मार्ट चलाने के जब से शुरुआत की हूँ, तभी से आर्थिक रूप से मैं स्वावलंबी जरूरत के हिसाब से अपना पूरा कर रही हूँ। वहीं गुंजन देवी बताती है कि इस मार्ट को महिलाएं ही चलाती हैं। पलाश मार्ट में जिला के विभिन्न गांव की अलग अलग महिला समूहों द्वारा तैयार की गई ऑर्गेनिक दाल, मड़ुआ, ढेकी में कुटा चावल, कोल्हू में तैयार सरसों तेल जैसे कई सामान मिलते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं पापड़, बड़ी और मसालों के अतिरिक्त हस्तशिल्प और कलाकृतियां भी यहां बेचने के लिए लाती हैं।
मैं यहाँ पे डीसी ऑफिस समरनालय में प्लास्मा चलाती हूँ। दीदी लोगों का हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट जो मैं सेल करती हूँ, जिसमें है बरी है, अचार है, पापड़ है, अरहर दाल है, कुर्थी दाल है, चना दाल है, ढेकी चावल है। हर तरह का प्रोडक्ट जो भी दीदी लोग तैयार करती है, ढेकी से या जाता से, सब हर तरह का प्रोडक्ट मैं यहाँ सेल करती हूँ। बहरहाल सरकार की पहल और खुद की इच्छा शक्ति ने दुमका जिले की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पलाश मार्ट से जुड़कर ये महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा रही हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राज्य में एक बार फिर कल से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कल से धूप की आंख मिचौली जारी रहेगी। कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के भी आसार हैं। और अब बात कारोबार जगत की। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखते हुए इसके स्वामित्व को जालान कॉलरॉक समूह को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दी है। जनवरी 2024 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फरवरी महीने के लिए ऑटोमोबाइल सेल्स का डाटा किया जारी। संस्था के अनुसार टू व्हीलर सेल्स में सालाना आधार पर 34.62% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2022-23 के तहत उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की। और आइए खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। पुरुष युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी आज पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेट यवान की जोड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को मिली हार। पहले दौर के मैच में विक्टर ने 21-9 से शिकस्त दी। रणजी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा है। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। सीजन में दर्ज की चौथी जीत। आर्सेनल की टीम साल 2010 के बाद पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने ये कामयाबी पोर्टो को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर हासिल की। बार्सिलोना चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टीम ने उपलब्धि अंतिम 16 के दूसरे लेग में नपोली को 3-1 से हराकर हासिल की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना सिमडेगा जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से कई लोगों के अपने घर का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो चुकी सिमडेगा की अमलावती देवी ने बताया कि पहले वो कच्चा मकान में रहती थीं। बरसात के दिनों में बहुत अधिक तकलीफ होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके घर बनाने का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा जो राहत मिला उससे मेरा मकान बन गया है। हम उसी में रह रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सुरेश प्रसाद वर्मा ने बताया कि बरसात में उनके घर की दीवारें गिर गई थीं। पक्का मकान बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना से उनके सुविधा युक्त घर का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास मिला तो उससे पक्का मकान हम लोग बना, उससे बहुत अच्छा लाभ हुआ।
इस योजना ने ऐसे कई हजारों सुरेशों को क्षमतावान बना दिया जिन्होंने कभी पक्के मकान का सपना तक नहीं देखा था। सैमसंग डुंगडुंग, सुधा देवी जैसे अनगिनत लाभुक प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। वहीं पूर्व वार्ड आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने भी इस योजना से लोगों को मिल रहे लाभ पर खुशी जाहिर की है। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, इसकी वजह से हमारा घर कच्चा से पक्का हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, हम लोग घर बनाए हैं, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। इस योजना से बहुत गरीब लोग लाभान्वित हुए और मैं वार्ड पार्षद होने के नाते मैं भी बहुत खुश हुआ कि सरकार ऐसी योजना लाए जिसमें हर जाति हर वर्ग के लोगों को एक समान से देखा गया, जिसका लाभ बहुत लोगों ने लिया, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना कम आय वाले लोगों के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता का सशक्त उदाहरण है। इस योजना ने देश के एक बड़े तबके को सुविधायुक्त जीवन की गारंटी दी है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। ग्लूकोमा एक गंभीर नेत्र रोग है जिससे दृष्टिहीनता हो सकती है। आइए जानते हैं कि काला मोतिया क्या है और इसकी जल्द पहचान कैसे की जा सकती है। दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। काला मोतिया के विषय में जागरूकता की आवश्यकता है। आज वर्ल्ड ग्लूकोमा डे यूनिफाइंग दी वेरियस कम्युनिटीज में कि सब लोगों को साथ लेके चला जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये बीमारी का डैमेज प्रिवेंटेबल है। तो जनरली 40 साल की उम्र के बाद 1% पॉपुलेशन को 100 में से एक आदमी को काला मोतिया होगा। 60 साल तक 5% को काला मोतिया होगा। 80 साल के बाद 10% को होगा। जैसे उम्र बढ़ती जाती है काला मोतिया का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। काला मोतिया में आंख का प्रेशर का दबाव बढ़ने से जो आंख की नस जो दिमाग में सिग्नल करती है वो कमजोर हो जाती है और उसकी रोशनी साइड से कम होती रहती है और धीरे धीरे रोशनी 5 से 10 साल में जा सकती है अगर पेशेंट अपना इलाज ना करे। ग्लूकोमा में रिस्क फैक्टर हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके भाई बहन माता पिता को काला मोतिया है, कोई स्टीरॉयड ड्रॉप लेते हैं, कोई चोट लगी हुई है, कोई आंख की सर्जरीज हो चुकी हैं, उनको काला मोतिया होने का शक ज्यादा रहता है। हमारी आँखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है जिससे आँखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनके आँखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आँखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। रंग बिरंगे सर्कल्स, हैलोज जो कहते हैं, बल्ब के अराउंड आपको वेरियस कलर्स दिखेंगे और दर्द होती है, तो उसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। तो वही एक ग्लूकोमा है जिसमें लक्षण होंगे और बहुत दर्द होता है, तो उसमें हम लेजर से रास्ता बनाते हैं और दवाइयों से कम करते हैं। 5% पेशेंट जो ग्लूकोमा के हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है प्रेशर कम करने के लिए, पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑपरेशन करके बीमारी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने में मिलेगी मदद। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी। प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होंगे घंटी आधारित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक। डीए में 4% की बढ़ोतरी। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रेन को पटना के लिए किया रवाना। और राज्य में एक बार फिर कल से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार।